हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अक्षय मंत्री। आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट। मैंने और अपनी स्टडी के लिए और आप सभी के रिवीजन के लिए सीए फाइनल लॉ का रिवीजन रिकॉर्ड करना शुरू किया था, जिसके अंदर हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर देखा था। आपको फर्स्ट चैप्टर के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी ऊपर, आप वहां से जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। और अपन अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। अपन जो है पूरा इन डिटेल, जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर देखा था वैसे ही सेम पूरा स्टडी मटेरियल से पढ़ने वाले हैं और हर चीज देखने वाले हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन है और कुछ बेसिक बेसिक यहाँ पे अपने को डेफिनेशन दी जो कि अपन ने अपने बचपन में पढ़ी थी, राइट। तो वापस से ये अभी सारा यहाँ पे अपन रिवीजन करते बैठना, इट्स नॉट वर्थ ना, अपन अभी सीए फाइनल में है। तो ये डेफिनेशन जो भी है वो आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है, आपको देख लेनी है। अपन सीधा स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड चैप्टर के सबसे पहला सेक्शन जो यहाँ पे दिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, सेक्शन 196। Section 196 of that contains provisions for appointment of MD, WTD और manager according to this section. मैनेजिंग डायरेक्टर को अपन MD बोलते हैं, होल टाइम डायरेक्टर को अपन WTD बोलते हैं। मैं ऐसा मेरे लेक्चर्स में बोलता रहूंगा तो आपको ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये MD क्या है, WTD क्या है। आप सबको मालूम तो होगा, बस एक मेरी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रहा है। ठीक है। A company shall not appoint or employ a MD and मैनेजर एट द सेम टाइम, यानी कि क्या बोल रहा है, एक ही आदमी को या फिर एट अ टाइम आपके कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, नो कंपनी इज परमिटेड टू अपॉइंट मैनेजर इफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑलरेडी अपॉइंटेड एंड वाइस वर्सा। यानी कि क्या बोल रहा है, तुम्हारे कंपनी में ऑलरेडी एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तुम अलग से और जो है मैनेजर भी अपॉइंट कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। या तो इसको रखो या तो इसको रखो, दोनों को रख नहीं सकते, दोनों में से किसी एक को रखना है। However, there can be both MD and whole time director in a company. तुम मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर ये दोनों को रख सकते हो, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ये दोनों को एक साथ में नहीं रख सकते बोल रहा है। ठीक है। देन टेन्योर कितने टाइम पीरियड के लिए रहेंगे, नो कंपनी shall appoint or reappoint any person as its MD, WTD or manager for a term exceeding 5 years at a time. 5 साल के ज्यादा के लिए तुम इसको अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट नहीं कर सकते। करना है तो करो मैक्सिमम 5 साल के लिए, एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म होगा 5 साल का, इससे ज्यादा नहीं। It is further provided that no reappointment shall be made earlier than 1 year before the expiry of his term. और इसका रीअपॉइंटमेंट जो है वो उसके एक्सपायरी के 1 साल के पहले से ज्यादा नहीं कर सकते। करना है तो जब 1 साल उसका बचा है तभी उसको तुम रीअपॉइंट कर सकते, उसके पहले नहीं कर सकते। यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। X was appointed as MD for a life by the articles of association. पूरे लाइफ के लिए, हमेशा के लिए उसको अपॉइंट कर दे रहे बोलो, as per the articles of association of a private company which was incorporated on 1st June 2019. Section 196 of the Companies Act lays down that no company shall appoint or reappoint any person as its MD, WTD or manager for a term exceeding 5 years at a time. No concession or exception is allowed by the Act of Private Companies. Hence, it cannot be appointed as MD for life. यानी क्या बोल रहे तुम, जैसे अपन ने बोला टेन्योर के हिसाब से सेक्शन 196(2) के हिसाब से कि आप 5 साल के लिए आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं कर सकते, रीअपॉइंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो लाइफ के लिए उसको, पूरे लाइफ के लिए, हमेशा के लिए आप उसको एमडी बना दे रहे हो, तो वैसा नहीं चलेगा। आपको बनाना है तो 5 साल के लिए बनाओ, फिर बाद में उसको रीअपॉइंट करो, वैसा चलेगा। लेकिन हमेशा के लिए एक ही बार बना दो तो वैसा नहीं चलता। ठीक है। देन एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बन सकता है। For appointing a person as a MD, WTD or manager, firstly, he shall not be disqualified for appointed as a director under section 164. यानी कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन की गई है सेक्शन 164 के अंदर, उन सभी के तहत वो डिस्क्वालीफाई नहीं रहना चाहिए। अगर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें से कोई भी वो डिस्क्वालिफिकेशन फुलफिल कर देता है तो वो एमडी, डब्ल्यूटीडी या फिर मैनेजर नहीं बन सकता। वो सेक्शन 164 के अंदर
कॉट नहीं होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे एमडीडब्ल्यूटीडी बन सकता है बोल रहे। एज पर सेक्शन 1963 no company shall appoint or continue the employment of any person as MDWTD or manager who is below the age of 21 or has attained the age of 70 years। यानी क्या बोला, जनरल पर्पस तुम 21 साल से नीचे वाले बच्चे को नहीं बना सकते, या फिर 70 से ऊपर वाले बूढ़े को नहीं बना सकते तुम्हारा MDWTD और मैनेजर। लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन अबव द एज ऑफ 70 ईयर्स, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है कि 70 साल से बूढ़े को भी अपन बनाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली मिस्टर एक्स नाम का कोई बंदा है जिसका एज होगा 75 ईयर्स, लेकिन बंदा इतना तोड़ आदमी है, इतना सही मैनेजर है, इतना आज भी इतने उम्र में एकदम टका इतने अच्छे से अपनी कंपनी का मैनेज कर सकता है अपने को लग रहा, तो अपने सभी मेंबर्स ने क्या किया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। नहीं बोले ये मिस्टर एक्स को अपने को अपॉइंट करने का बोले एमडी बोल के, तो फिर तुम कर सकते हो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, अपॉइंट करो। देयर इज अ रिलैक्सेशन इन केस ऑफ अ पर्सन above the age of 70 years accordingly, where a person who has attained the age of 70 years he may be still be appointed to such office if a special resolution is passed in this respect. In such a case, the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification of for appointment of such person। बेसिकली स्पेशल नोटिस के लिए अपने क्या है, स्पेशल एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स करना पड़ता है अपने एजीएम के नोटिस के साथ में। तो इसके अंदर एक नहीं कंपनी जो है जस्टिफाई करेंगी भाई ये क्यों ये मिस्टर एक्स को अपॉइंट करने का इतना बुढ़ा होने के बाद भी, क्योंकि उसके अंदर जो है स्पेसिफिक कुछ क्वालिटीज है, इसके लिए उसको अपन अपॉइंट करना चाहिए, ऐसा वो बोल। सेकेंड पॉइंट क्या है देखो यहाँ पे, गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड इफ नो रेजोल्यूशन इज पास्ड। अगर समझो स्पेशल रेजोल्यूशन तुम पास नहीं करते तो तुमको गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। फर्दर where no such special resolution is passed but votes cast in favor of the motion exceeds the votes if any cast against the motion and the central government is satisfied on an application made by the board। यानी कि जितने वोट उसके फेवर में कास्ट हुए ना उससे ज्यादा उसके अपोज में कास्ट नहीं हो रहे, और गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि भाई इसको अपॉइंट करो। हाँ मैं भी सेटिस्फाइड हूँ भाई, हाँ सच में मिस्टर एक्स जो है वो अच्छा है, वो अच्छा काम करता है, क्वालिटीज है, अभी भी हेल्दी है, सब है, तो इसको अपॉइंट करना चाहिए, तो गवर्नमेंट भी ऐसा बोल सकती है। बट सच अपॉइंटमेंट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द कंपनी, द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 इयर्स मे बी मेड। तो ऐसे केस में 70 साल से ज्यादा वाले आदमी के भी अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड इफ स्पेशल रेजोल्यूशन कैन नॉट बी पास्ड। स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करता है तो फिर अप्रूवल लो। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, जैसा 75% और मोर वोट्स जो है वो तुम्हारे फेवर में आने चाहिए, लेकिन अभी क्या हुआ है तुम्हारा जो है वो समझो एक एग्जाम्पल है 60% ऑफ लोगों ने बोले कि भाई अपने को इसको अपॉइंट करना है, तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं हुआ ना, लेकिन एक मेजर पोर्शन आपको बोल रहा है कि भाई अपॉइंट करना है, तो यहाँ पे आपको कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी गाइडेंस ले सकते हो, उनके भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, देखो भाई हमारे इतने लोग बोल रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग बोल रहे हैं ना, तो आप क्या करो, आप भी थोड़ा मदद करो, आप भी देखो सच में आदमी अच्छा है, कर दो अपॉइंट, क्या जा रहा वैसा। The significance of this provision lies in the fact that because majority of the members were in favor of such appointment, their wish should not be turned down simply due to non-passing of special resolution. Thus, the appointment can be regularized by seeking approval of central government, which is satisfied can afford such approval. ठीक है? Then second point क्या देता है, is an undischarged insolvent or has at any time been adjudicated as an insolvent। वो एक नहीं, कहाँ गया पॉइंट, हाँ वो जो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होना चाहिए भाई, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है। और एक कोई भी टाइम जो उसका उसको या फिर उसका जो है वो केस भी जो कोर्ट में नहीं होना चाहिए इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड। हैज एट एनी टाइम suspended amount to his creditor or next or has at any time made a composition with them। उसने कि नहीं उसके क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए कभी भी डिले नहीं करना चाहिए, डिले नहीं किया होना चाहिए, तो अपन उसको अपॉइंट करेंगे एज एमडी। हैज एट एनी टाइम बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months। उसने जो भी है उसके खिलाफ कोर्ट में कोई भी केस नहीं होना चाहिए, उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं कर किया हुआ होना चाहिए जिसके अंदर उसको
6 महीने से ज्यादा की सजा हो रही है, अगर वैसा केस है तो वो एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर नहीं बन सकता। ठीक है। Additional eligibility conditions for appointment as per Schedule 5. As per Part 1 of Schedule 5 to the Companies Act 2013 has prescribed additional eligibility. अब ये जो हो गया बेसिक हो गया, इसमें एडिशनल एलिजिबिलिटी भी उन्होंने बोला है। तो क्या क्या है? Conditions for appointment as MD or WTD or manager without seeking approval from the central government, they are stated as under: who had not been sentenced to imprisonment for any period or to a fine exceeding 1,000 rupees, or for the conviction of an offence under 19 acts as specified part 1 of Schedule 5. उसको जो है वो इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए कोई भी टाइम पीरियड की, और उसको जो है फाइन जो भी लगी है कोर्ट में वो 1,000 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए बोल रहे। ठीक है। He had not been detained for any period under the conservation of foreign exchange and prevention or smuggling, FEMA और स्मगलिंग के अंदर उसका कभी भी नाम नहीं आना चाहिए। He was not detained for any period, किसी भी टाइम पीरियड के लिए उसका जो भी नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फिर स्मगलिंग के अंदर उसका नाम नहीं आना चाहिए। However, where the central government has given its approval to the appointment of a person convicted or detained under para 1 or para 2, as this case may be, no further approval of central government shall be necessary for the subsequent appointment of that person if he had not been so convicted or detained. यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, हाँ, एमडी डब्ल्यूटीडी बोल के अपॉइंट करो, और उसके केस में जो अपने को वापस अप्रूवल नहीं लेना पड़ता गवर्नमेंट को, रीअपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट से अपने को अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। इन केस जब ये दो केस नहीं बोला जाए, एडिशनल जो भी केस यहाँ पे बोला जाए, एडिशनल एलिजिबिलिटी, ये दोनों केसेस अगर नहीं होंगे तो अपने को उसके रिलेटेड फर्दर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं लगता। अगर ये केसेस है तो अपने को फर्दर अप्रूवल लगेगा। He has completed the age of 21 years and has not attained the age of 17 years. क्या बोल रहा है? वो 17 साल वो जो है वो कंप्लीटेड द एज ऑफ, उसने 21 साल की उम्र तो कंप्लीट कर ली, और लेकिन एज ऑफ 70 यानी कि 17 बोल रहा है, 21 से 70 के बीच में है, ये होगा एडिशनल। हाउएवर आप टाइम पीरियड में हो 21 से बड़े और 70 से छोटे, ठीक है, where he has attained the age of 17 years and where his appointment is approved by special resolution passed by the company in general meeting, no further approval for the central government shall be necessary for such appointment. और उस टाइम पीरियड के अंदर वो 70 साल का हो जाता है, तो वहां पे वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो हो गया, अभी कैसा करूँ, उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ लेकिन वो 70 का हो गया, तो ऐसे केस में उनका नहीं लगेगा अप्रूवल, वो जब तक उसका टाइम पीरियड है तब तक वो रहेगा। ठीक है। ही इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए तभी अपन उसको अपॉइंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि पेयर एक्टिविटी है ना। एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर ये लोग जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये पेयर डायरेक्टर्स है अपने, तो इनको इंडिया का रेसिडेंट होना ही चाहिए। अपनी कंपनी में रहेंगे, रोज का रोज यहाँ पे डेली वर्किंग देखेंगे तो ही फायदा, नहीं तो बाहर बैठ के उसको क्या समझेंगे, है ना। Explanation 1 clarifies that resident in India includes a person who has been staying in India for a continuous period of not less than 12 months immediately preceding the date of his appointment as a managing director who has stayed in India for taking up employment in India or for carrying business or vacation in India. यानी कि क्या बोल रहा है? Not less than 12 months immediately preceding the date. कंटिन्यूअसली यहाँ पे रेसिडेंट इन इंडिया का उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया, यहाँ पे अपना वो नहीं चलता 182 डेज अगर तुम प्रीसीडिंग ईयर में रहे होंगे तो तुम इंडिया के रेसिडेंट है, वो नहीं। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया है कंपनी एक्ट ने कि जो पिछले साल में 12 महीने इंडिया में ही था उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। ये 182 डेज वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं लगेंगी, यहाँ पे पूरा 12 मंथ इंडिया में ही रहना चाहिए। बोलो किस चीज के लिए रहना चाहिए? कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बोले या फिर कोई भी बिजनेस कैरी आउट करने के लिए रहना चाहिए। एक्सप्लेनेशन टू क्लैरिफाई दैट कंडीशन अबाउट शैल नॉट अप्लाई टू द कंपनीज इन एससीजेड, और एससीजेड वाले कंपनीज है उनको ये कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी, ऐसा उन्होंने क्लैरिफाई दिया। उन्होंने रेसिडेंट के लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। हाउएवर a person being a non-resident in India shall enter India only after obtaining a proper employment visa from the concerned Indian mission abroad
For this purpose, such person shall be relinquished to furnish along with the visa application, profile of the company, principal employer and terms of its condition. अगर समझो कोई नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिया में वीजा लेके आ रहा है, तो उसके कंपनी का प्रोफाइल, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उसके एम्प्लॉयमेंट की, वो सब जो है बोलना पड़ेगा, राइट। देन नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। अब ये होगा कौन अपॉइंट होगा क्या नहीं, आप कैसे अपॉइंट करेंगे। सेक्शन 196(4) अप्रूवल बाय बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5. A managing director, whole-time director shall be appointed and terms of conditions of such appointment and remuneration payable shall be approved by the board of directors at meeting and approved by the shareholders by resolution at next general meeting. सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को अपॉइंट करेंगे और उसका जो भी अपॉइंटमेंट है उसका अप्रूवल जो है वो शेयर होल्डर्स करेंगे नेक्स्ट जनरल मीटिंग के अंदर पासिंग रेजोल्यूशन, राइट। जैसे कि अपने डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता था वैसे सेम अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोर्ड इसको अपॉइंट करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। In case such appointment is at variance to the conditions specified in Part 1 of Schedule 5, the appointment shall be approved by the central government, right? From MR2 has been prescribed by Rule 7, in which application for seeking approval from the central government shall be made within 90 days of such appointment of MTWTD in the company. कंपनी अपॉइंट करने के बाद में विद इन 90 डेज जो है फॉर्म MR2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे कि भाई देखो हमने इसको अपॉइंट किया है, आप इसको अप्रूव कर रहे क्या, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दी तो उसका अपॉइंटमेंट हो गया, ऐसा मांगेंगे, नहीं तो नहीं, रिमूव कर देंगे उसको वापस। इंक्लूजन ऑफ सर्टेन डिस्क्लोजर्स इन नोटिस, कौन से डिस्क्लोजर्स आपको नोटिस में लेने चाहिए। The notice convening board or general meeting for considering such appointment shall include the terms and conditions of such appointment, remuneration payable and such other matters including interest of director or directors in such appointment if any. अब तो नोटिस अपन भेजेंगे ना बोर्ड को या फिर बोर्ड को बोलो अपने जनरल मीटिंग के लिए मेंबर्स को बोलो, तो उसके अंदर अपन क्या इंक्लूड करेंगे, बोले टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है अपॉइंटमेंट की, वो सब अपन उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, और जो भी रेम्यूनरेशन कितना उसको देना है क्या नहीं, कंडीशंस क्या है अपॉइंटमेंट की, अदर मैटर्स उसका इंटरेस्ट है क्या कंपनी के अंदर, किसी भी डायरेक्टर से रिलेटेड वगैरह है क्या, वो सब अपन उसके अंदर बोलेंगे। Then क्या है, filing of return, a return in the prescribed form along with the prescribed fee shall be filed with the registrar within 60 days of such appointment. और अपॉइंटमेंट के विदिन 60 डेज जो है अपन रजिस्ट्रार को बोलेंगे हम मिस्टर एक्स को जो है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर बोल के अपॉइंट कर दिए हो, वो अपन रजिस्ट्रार को विदिन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स, subject to the provisions of this act where an appointment of managing director, whole-time director or manager is not approved by the company at a general meeting, any act done by him before such approval shall be deemed to be valid. तो जब तक वो अपॉइंटेड है तब तक के लिए उसने जो भी किया वो सब अपन वैलिड करेंगे। समझो इनकेस ऐसा हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो उसको अपॉइंट कर दिया लेकिन शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव नहीं किया, तो वो जो भी बीच वाला टाइम पीरियड है जब से उसने बोर्ड ने उसको अपॉइंट किया और जनरल मीटिंग में उसका अप्रूवल नहीं हुआ, तो वो टाइम पीरियड में जो भी एक्ट्स उसने किया वो एक्ट्स के लिए वो लायबल है, वो एक्ट जो भी वो एक्ट वैलिड भी रहेंगे और उन सभी के लिए वो लायबल भी होगा, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन द बोर्ड मीटिंग ऑन 20th May 2019, right? General meeting was to be held on 17th June 2019 और 17 जून को जो जनरल मीटिंग हेल्ड की बोले फॉर अप्रूवल ऑफ सच अपॉइंटमेंट, उसके अप्रूवल के लिए, यानी कि 20 मई से लेके 17 जून ये जो है बीच का टाइम पीरियड। बिफोर द होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट विथ अनदर कंपनी फॉर कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस ऑन 3rd June, और 3rd June को उसने वो कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस वाला एग्रीमेंट जो है वो दूसरी कंपनी के साथ में किया। The general meeting was held accordingly on 17 June, but did not approve the appointment of MD. Whether the executed agreement by MD is valid. जो भी है 17 जून को होगा उसका जनरल मीटिंग में उसको अप्रूव नहीं किया उसके अपॉइंटमेंट को, तो जो भी उसने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया वो वैलिड है क्या, तो वो वैलिड रहेगा। यस, द एग्रीमेंट इज वैलिड। Acts done by managing director from 20 May to 2019 to 17 June, that is up to the non-approval of his appointment by shareholders at the general meeting, shall be valid, subject to the provisions of Companies Act 2013, right? Exemption किसको किसको दिया है सेक्शन 196(4) और 5 से,
गवर्नमेंट कंपनीज को और प्राइवेट कंपनीज को, इन दोनों को भी जो है एग्जेम्पशन दिया है सब्जेक्ट टू सेक्शन 92 और सेक्शन 137। हमेशा याद रखना है जब भी अपन एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देन बाद में क्या है, और एक एग्जांपल दे रहा है देखो, कन्या कंपनी लिमिटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राजा राम एज एमडी फॉर ऑफ कंपनी इन द कंपनीज लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग। पिछले एनुअल जनरल मीटिंग में उसको अपॉइंट किया था। अकॉर्डिंगली मिस्टर राजा राम वाज वेस्टेड हिज substantial powers of managing the business of the company. After a period of 1 year from the appointment of Mr. Rajaram, the company wants to employ Mr. Rakesh, the WTD of the company, as the manager of the finance department of the company. Now the company is in dilemma regarding the appointment of Mr. Rakesh. कि राकेश को मैनेजर बनाए कि नहीं बनाए फाइनेंस वाला। You, as a qualified chartered accountant, are advised to give your expert opinion of the company regarding appointment of Mr. Rakesh, considering the provisions of the act. क्या बोल रहा है? According to section 235 of the Companies Act, manager means any individual subject to superintendent's control, direction of board of directors, has management of a whole or substantial the whole or affairs of the company, includes director or any other person occupying the position of manager by whatever name called, whether under contract or service. According to the other provisions, manager is an individual person. Such person is given in charge of the whole or substantially the whole of the managing the affairs of the company. Therefore, a person appointed as manager to head any department of the company cannot be said to a manager. यानी कि तुम पर्टिकुलरली किसी भी डिपार्टमेंट के लिए उसको मैनेजर बना रहे हो ना, तो उसको जो है वो मैनेजर नहीं बोलेंगे, बोल रहे, ठीक है ना। और अपन यहाँ पे मैनेजर ऑफ फाइनेंस बना रहे थे, तो यहाँ उसको मैनेजर बोलते क्या? नहीं। तो यहाँ पे एमडी और मैनेजर ये दो दोनों एक टाइम पे हो गया क्या? नहीं हो गया, ठीक है। Further, the provisions of 196(1) of the companies applies to manager falling within the meaning of definition 253. In the given question, Mr. Rakesh is not falling within the meanings of definition of section 253, and accordingly section 196(1) is not applicable. यहाँ पे 196(1) applicable नहीं होगा. Hence, the company can go ahead the appointment of Mr. Rakesh as manager of the financial department. क्योंकि जो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसको अपन मैनेजर नहीं बोल रहे एज पर सेक्शन 253, ठीक है ना। उसके लिए यहाँ पे वो जो है मिस्टर राकेश जो है वो अपॉइंट हो सकता है एज ए मैनेजर, जबकि वो होल टाइम डायरेक्टर था अपने पास में, तो अब उसको अपन मैनेजर बना रहे हैं, ठीक है। आज का ये फर्स्ट अपना जो सेक्शन है रिवीजन लेक्चर है ऑफ चैप्टर 2, वो अपन अपने एक ही सेक्शन को रुका था, सेक्शन जो है अपना देखो कौन सा है 196, सेक्शन 196 को अपन यहाँ पे आज कंक्लूड करते हैं, ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये रिविजनरी लेक्चर जो मैं बोल रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं कुछ गलत बोले जा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ रहा है, तो ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो और उनको भी हेल्प हो जाएगी उनके स्टडीज के अंदर। कहीं उनको अगर कुछ सेक्शंस याद नहीं आ रहे, कुछ रिकॉल करने में, कुछ पॉइंट समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप ये वीडियो उनके साथ में भी शेयर करो और इसको लाइक करो अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।